बहुत स्वागत है विष्णुदेव जी। एक बार फिर जोरदार तालियां। हमें बहुत कुछ सुनना है आज, बहुत लंबी बातचीत करनी है विष्णुदेव जी से। जानेंगे छत्तीसगढ़ के लिए क्या रोड मैप है, क्या अभी तक हासिल किया है, क्या उपलब्धियां हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं। उनके तमाम विजन डॉक्यूमेंट्स हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आज खुद उनसे सुनेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं कि आगे का जो सफ़र है छत्तीसगढ़ का वो कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 25 साल की ही बात करते हैं, क्योंकि हम ऐसे मौके पर बात कर रहे हैं जब छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गए हैं। लेकिन लंबा सफ़र रहा है। कभी आप भी एक बार आप चेक कर लें आपका माइक। हाँ, यस सर, इट्स वर्किंग। 25 साल से ही शुरुआत करते हैं। 25 साल लंबा सफ़र छत्तीसगढ़ का हो गया और आप खुद इस पूरे सफ़र में छत्तीसगढ़ के राजनीति में जुड़े रहे किसी ना किसी रूप में। कभी सोचते हैं कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कहाँ तक लेकर जाना है? सबसे पहले तो TV9 परिवार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। और हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं और इस वर्ष को हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और 1 नवंबर हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य की स्थापना दिवस के दिन हम लोगों के बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिन भर थे। उन्होंने हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन को भी लोकार्पित किया। एक ट्राइबल म्यूजियम का भी यहाँ पर निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ के 14 ऐसे अनुसूचित जनजाति समाज के महापुरुष हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, शहीद हुए। और ट्राइबल म्यूजियम में सचित्र वो 14 क्रांति का चित्रण है। उस म्यूजियम का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और चूँकि रजत जयंती वर्ष है इसलिए इस साल राज्योत्सव 5 दिनों का था, तो राज्योत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया और समापन हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी श्री CP राधाकृष्णन जी ने किया। और उस दिन हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम किए होते हैं उनको पुरस्कृत करने का काम भी करते हैं। तो इस तरह से ये रजत जयंती महोत्सव हम लोग का चल ही रहा है। और मैं करीब 1990 से राजनीति में हूँ। 1990 में पहली बार विधायक के रूप में चुना गया था और मेरा सौभाग्य है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो रहा था 2000 के दशक में, तो उस समय सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में था। चूँकि मैं पहली बार उस समय सांसद बन के गया था, तो आज भी मुझे याद है छत्तीसगढ़ निर्माण बिल पर जो चर्चा हुई थी लोकसभा और राज्यसभा में। मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था, लेकिन राज्यसभा में भी हम गए थे और जो चर्चा हुई उसको भी सुने। और उस समय के हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल जी और राज्यसभा सदस्य थे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी और राज्यसभा सदस्य थे। और लोकसभा में हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी वो थे और आदरणीय रमेश बैस, ये दोनों लोकसभा में थे और मैं भी लोकसभा से था छत्तीसगढ़ से। तो इस तरह से ये चारों हमारे बड़े नेता, 2 नेता लोकसभा में, 2 नेता हमारे राज्यसभा में चर्चा में भाग लिए थे। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तो उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति और आज 25 वर्षों की स्थिति अगर तुलना करें तो ज़मीन और आसमान का फर्क है। उस समय इस क्षेत्र में भूखमरी होती थी और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो भी बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में
लोगों को कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। कई बार लोग 2 टाइम में 1 टाइम खाना खाते थे। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनी और डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, तो एक ऐसा सुंदर पीडीएस की प्रणाली लाए और आज 1 रुपया किलो में लोगों को अनाज मिल रहा है। तब से भूख का बिल्कुल पलायन हो गया है, आज कहीं भूखमरी नहीं है। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि जो एक अभिशाप था इस क्षेत्र के गरीबों के लिए, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने से कम भूख का पलायन हुआ है। और इसके लिए हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहेंगे। उन्होंने हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया और आज 25 वर्षों में बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, स्कूल अस्पताल खुल रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी शुरू की, तो उसका लाभ ये हुआ कि हमारे सभी गांव 12मासी रोड डामर रोड से जुड़े और किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए आवागमन ये पहली आवश्यकता होती है और 12मासी रोड से जुड़ने के कारण हमारे गांव में सभी तरह के विकास आज वहां पर हैं। वहां पर राशन पहुंच रहा है, हर तरह का विकास रोड के बनने से वहाँ पर संभव हो पा रहा है। जाहिर सी बात है, राज्य बनने से बहुत फ़ायदा हुआ छत्तीसगढ़ को, और किसी भी राज्य को जब आप एक राज्य बना देते हैं तो फिर बहुत से रिसोर्सेज वहाँ ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन ये जो 25 साल रहे, इसमें 17 साल तो लगभग बीजेपी की सरकार रही, 8 साल कांग्रेस पार्टी की रही, तो जो यहाँ तक पहुँचने में उपलब्धियाँ हैं उसमें सबका योगदान है। देखिए 25 वर्षों में पहले 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी और आज करीब 2 वर्ष हो जाएंगे अगले महीने 13 दिसंबर को, तो आप बोल सकते हैं कि 17 साल हो गए। और इसमें 8 साल कांग्रेस की सरकार रही। जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो बहुमत के आधार पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, अजीत जोगी साहब मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस 3 साल के कार्यकाल को सोच के ही शरीर में सिरहन हो जाता है। मतलब इतना उस समय जनप्रतिनिधि खरीदे गए, 12 विधायक उस समय खरीदे गए थे और छोटे निचले स्तर में पंचायत के सरपंच, जनपद अध्यक्ष, ये सारे खरीदे गए। उस समय धान की खरीदी शुरुआत हुई तो धान को पानी में डुबा के देखा जाता था और इसका परिणाम ये हुआ उस कुशासन का कि 2003 में जब पहले विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ तो यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उसके बाद 2018 का चुनाव, तो उस समय फिर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा जनादेश मिला और इतना बड़ा जनादेश शायद अभी तक यहाँ पर किसी भी सरकार को, हम लोग की सरकार को भी नहीं मिली है। एक समय 71 विधायक इनके हो गए थे और इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे और मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष के नाते बार बार इनको ललकारते रहा कि अगर आपने 36 में से एक भी वादा अगर 100% पूरा किया है तो उसको आप बता दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन 36 वादों में एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार कर सकते थे वो कहीं पर नहीं छोड़े। कोयला में भ्रष्टाचार, आपके आबकारी शराब में भ्रष्टाचार, डीमेप की राशि में भ्रष्टाचार, इतना तक कि जो पीएससी हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के लिए एक पवित्र संस्था होती है, वहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ।
कहीं छोड़े नहीं, और आज भी उसका परिणाम उनके लोग बहुत जेल के अंदर में हैं, कुछ लोग बेल में हैं, कुछ लोग और जेल जाने की तैयारी में हैं। तो पूरा 5 साल मतलब कुशासन इन्होंने दिया, और इसलिए 2023 का जो विधानसभा का चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बिल्कुल कांग्रेस को उखाड़ के यहाँ से फेंक दिया। लेकिन आपकी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर उसकी बात करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर जिक्र किया, आपका नाम लेकर कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह से न सिर्फ जाहिर सी बात है आपको व्यक्तिगत तौर पर भी बात करते होंगे, लेकिन मंच पर आकर जब ये कहते हैं कि देखिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये चुनौती ज़्यादा हो जाती है या ये विश्वास पैदा करता है कि हाँ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? एक तो अभी 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस था, और इसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम स्वयं जनजातीय समाज से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जो मात्र 25 वर्ष जिए, लेकिन 25 वर्षों में ही अमर हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हुए, और उनके जन्मदिन को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया, और हम जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाया है। तो गुजरात में 15 नवंबर को कार्यक्रम में थे और छत्तीसगढ़ की बड़ाई किए, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान बढ़ाया है, और जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ में वो संगठन प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं, और छत्तीसगढ़ के एक एक कोना से वो परिचित हैं। इतना तक कि कई जगहों में बस्तर जैसे क्षेत्रों में मोटरसाइकिल से भी उन्होंने दौरा की है, और उस दौर को भी वो देखे हैं छत्तीसगढ़। क्या इस वजह से प्रधानमंत्री का एक खास लगाव है छत्तीसगढ़ से, क्या ये एक कारण है? देखिए, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का लगाव पूरे देश से है। वो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं, और उनका नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो सबके साथ बराबर व्यवहार करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ चूँकि संगठन प्रभारी के रूप में उन्होंने एक एक कोने को देखा है, तो उनका विशेष स्नेह छत्तीसगढ़ से वो है। और मैं बता रहा था कि शुरुआती के दौर को भी देखे हैं, और आज 25 वर्षों में जो विकास हुआ है उसको भी देखे हैं, और जो विकास हम लोग कर पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इसमें उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। डबल इंजन की सरकार है। आज हम हर क्षेत्र में उनके पास और सरकार के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद से ज़्यादा उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। रेलवे जैसे सेक्टर में पिछले 10 वर्षों में बजट में 22 गुना की वृद्धि यहाँ पर हुई है, और हर क्षेत्र में उनका भरपूर आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा है। तो उनका खास स्नेह है छत्तीसगढ़ के लिए, ये तो स्वीकार करेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने खुद भी अभी कहा कि आप जनजातीय समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया, और जब हम छत्तीसगढ़ के सफ़र की बात करें तो एक सफ़र आपका भी है जो 1989 से शुरू हुआ, और एक छोटे से गांव से शुरू होकर यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं आप। वो सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण था, और छत्तीसगढ़ के भी तमाम युवा जब आपको देखें तो वो भी ये प्रेरणा लेते होंगे ना कि कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं अपना संघर्ष और कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई सीमा नहीं है उसकी। जी बिल्कुल। हम तो सोचे नहीं थे कभी कि मुख्यमंत्री के मुकाम तक पहुँचेंगे। ये मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, हम तो सरपंच बनने के भी नहीं सोचे थे। जब हम 10 साल के थे तो हमारे पिताजी का निधन हो गया था। पिताजी का साया हमारे छत से, सिर से उठ गया था, और हम परिवार में सबसे बड़े थे। 4 भाइयों में हम बड़े थे। विधवा माँ थी, विधवा दादी माँ थी, तो हमको तो लगता है कि हम खेती बाड़ी करेंगे और अपने छोटे भाइयों को पढ़ाएंगे, उनको बड़ा आदमी बनाएंगे, नौकरी पेशा में लगाएंगे। और कभी हम सोचे नहीं थे कि हम सरपंच भी बनेंगे। लेकिन ये हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, और जो भी भारतीय जनता पार्टी से हमको दायित्व मिला, और हम
स्वभाव से जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करते हैं। और इसी का परिणाम ये हुआ कि पार्टी ने जो जो दायित्व हमको युवा मोर्चा में दिया और भी कई जगह दिया, तो सबको हम ईमानदारी से एक हमारा स्वभाव भी है कि हम किसी भी काम से मतलब काम चोरी नहीं करते हैं, पूरी ईमानदारी से उसको निभाते हैं। और ये इतना बड़ा आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी का कि हमको ये तीसरी बार विधायक हैं, 4 बार लगातार रायगढ़ से सांसद रहे 20 साल तक, फिर 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी पार्टी ने हमें सौंपा। फिर मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जब 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का भी अवसर हमको मिला। लेकिन मैं ये बता दूं कि वैसे तो हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय सीपी बरार सरकार होती थी। मध्य प्रदेश का गठन भी 1956 में हुआ, तब भोपाल राजधानी बनी। लेकिन इसके पहले सीपी बरार सरकार में नागपुर राजधानी होता था। तो उस समय हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादा, वो नॉमिनेट एमएलए थे। और 52 में पहली बार इलेक्शन हुआ। तो उसके बाद लगातार हमारे परिवार से कोई ना कोई एमएलए सांसद ऐसा होते गए। हमारे एक और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी, वो विधायक थे। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय, वो 2-3 बार विधायक थे। 77 में मोरारजी भाई सरकार में रायगढ़ से सांसद भी थे और उस समय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। और 90 से लगातार हम इधर विधायक सांसद। तो इस बार इस तरह से देखते हैं तो आज़ादी के बाद से हमारे परिवार से लगातार कोई ना कोई सांसद, विधायक, मिनिस्टर इस तरह से रहा है। मतलब राजनीति में प्रतिनिधित्व रहा है परिवार जी का बिल्कुल, किसी न किसी शुरू से ही रहा है। मैं भी दर्शकों को एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा बता दूं कि 1999 में आप ये कह रहे हैं कि आप तब जब शुरुआत की राजनीति की तब आप सरपंच भी नहीं सोचते थे कि आप बनेंगे। लेकिन 1999 में जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो जो अंतर था आपका जीत का वो 5400 वोट का था। हाँ, 5,800। लेकिन जब 2014 में आप लोकसभा चुनाव लड़े तब आपको 54% मतदान आपको हुआ, आपको 54% वोट मिले और 2,17,000 वोट से आपने चुनाव जीता। तो आपने वहां से शुरू कर सफर यहाँ तक आप पहुंचे जी। लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा, जाहिर सी बात है। पढ़ाई छूटी, 12वीं तक ही आपने पढ़ाई की, तो कभी लगा कि ये छूट गई पढ़ाई, ये इसे और कर सकते नहीं? अब पछतावा होता है कि जब यहाँ तक पहुँचना था तो और कष्ट काट के पढ़ लेते। लेकिन उस समय तो ये था कि अब नौकरी तो करनी है नहीं और खेतीबाड़ी के लिए इतना पर्याप्त है। तो उस समय सब कहाँ सोचे थे? अगर थोड़ा भी लगता कि हमको राजनीति करनी है, आगे बढ़ना है, तो और थोड़ा पढ़ लेते। लेकिन वो आड़े नहीं आता ना। अगर आप समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, आप राजनीति में अच्छा करना चाहते हैं, आप सकारात्मक सोच रखते हैं, युवाओं के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप अगर 12वीं भी हैं तो वो कोई काम में फर्क नहीं डालता है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए तो वो प्रभाव नहीं डालता। जी बिल्कुल। राजनीति ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर डिग्री नहीं देखा जाता है। बाकी चपरासी की भी भर्ती होती है तो वहाँ पर लेकिन नियत साफ होना चाहिए, नीति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन डिग्री के बारे में बहुत चर्चा हुई। बिहार में अभी चुनाव हुआ तो 9वीं पास है तेजस्वी, काम नहीं कर पाएंगे, इनको जिम्मेदारी मत दीजिए, एक दूसरे की डिग्री सब पूछ रहे थे। तो फिर वहाँ तो चर्चा थी है कि अगर आप 9वीं पास हैं तो आप काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो कई नेताओं को देखे हैं जो कम पढ़ लिख के भी बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिए हैं, बहुत अच्छी जनता की सेवा किए। तो उसका कोई संबंध नहीं है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो SIR भी एक बड़ा मुद्दा था, उसकी भी बात करते हैं। क्योंकि देखिए किस तरह से SIR वहाँ हुआ और अब छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, बाकी प्रदेशों में भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में उसको लेकर जिस तरह की चर्चा लगातार है, जिस तरह की वहाँ से खबरें आ रही हैं, बहुत उसमें संघर्ष है। छत्तीसगढ़ में भी यही सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा है। तो अब बाकी तमाम प्रदेश जहाँ SIR होगा वहाँ पर भी वही सवाल उठाया जाएगा।
तो उसका क्या जवाब है फिर कि क्या और समय देना चाहिए एसआईआर को, तब क्या उनके सवालों का जवाब दिया जा सकता है? नहीं, एसआईआर की तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी एसआईआर शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ के अंदर में। अच्छा है, एसआईआर होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि किसी का फेक नाम मतदाता सूची में नहीं रहे। अगर मृत हो गए हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से हट जाए और 2 जगह 3 जगह मतदाता सूची में नाम नहीं रहे। ये हम लोग भी चाहते हैं। पिछले दिनों देखा गया है कि एक एक घर से सैकड़ों सैकड़ों मतदाता बने हैं। ये सब एसआईआर होने से बिल्कुल ये सब होगा नहीं। एसआईआर हुआ बिहार में, लेकिन उसके बाद जीत हुई जबरदस्त, जिस तरह की जीत इससे पहले नहीं हुई थी बिहार में। इस जीत के लिए भी बधाई। इस जीत को आप कैसे देखते हैं, बीजेपी की इस जीत को, जिस तरह की जीत वहां हुई है इस बार एनडीए की, बीजेपी की खास तौर पर? देखिए, एक तो बिहार की देवतुल्य जनता, मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अभी हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है और उन्होंने विकास को चुना है, उन्होंने सुशासन को चुना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी वहाँ पर लंबे समय तक देखा है और राजद की सरकार को तो बहुत अच्छे से देखा है। जहाँ पर चारा घोटाला हुए, निरीह पशुओं का चारा भी वहाँ पर खा गए, गुंडा राज वहाँ पर होता था। कई उदाहरण हैं वहाँ पर गुंडा राज के, तो वो सब की भी पुनरावृत्ति वो लोग, मतलब पुनरावृत्ति तो नहीं कहेंगे कि उनके लोगों की बात में नहीं आए। जिस तरह से तेजस्वी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजद से। उनके पिताजी और उनकी माताजी जो शायद कम पढ़ी लिखी थी फिर भी 5 साल तक मुख्यमंत्री हो भी रही, तो उनके शासन को भी बिहार की जनता ने देखी। तो अब आज इस देश की जनता का विश्वास एनडीए पर बहुत बढ़ा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बहुत बढ़ा है। पूरे देश के सभी वर्ग के लोगों को लगता है कि एनडीए और माननीय प्रधानमंत्री जी में ही देश का भविष्य है, इसलिए बहुत अच्छा निर्णय बिहार की जनता ने किया। लेकिन जब इसका विश्लेषण हो रहा है तो बहुत से ऐसे विश्लेषक हैं जो ये कहते हैं कि ये दरअसल 20 साल का काम नहीं है, या सिर्फ वही नहीं बल्कि जीविका दीदियों को जो पैसा दिया गया वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर था लोगों के लिए वोट करने के लिए, एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए। तो 20 साल का काम नहीं, ये 10,000 जो जीविका दीदियों को दिया ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरा। क्या आगे आने वाले बाकी तमाम राज्यों में भी फिर ये बनेगा दबाव कि इस तरह की स्कीम्स लाई जाएं या इस तरह से और कुछ किया जाए महिलाओं के लिए, और क्या ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा? देखिए, क्या है, एक तो विश्वास बड़ी चीज है और भी पार्टी के लोग तमाम तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन चूंकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं तो उनकी बातों पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। लेकिन एनडीए या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। कथनी और करनी में एक रूपता रहता है, बाकी पार्टी में कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मतलब लोगों को लगा कि अगर ये कह रहे हैं तो ये मिलेगा, जी ये बिल्कुल, बल्कि मिल गया। वो कह विश्वास रहे हैं, है, विश्वास नहीं जी, था जी, कि वो कह भी रहे हैं भले ही वो मिले या ना मिले। जी जी। लेकिन क्या ये जो हम देख रहे हैं अभी राजनीति में, ये बाकी प्रदेशों पर भी या राज्य सरकारों पर भी एक तरह का दबाव आर्थिक तौर पर भी बनेगा क्या, अगर हम इस तरह से, क्योंकि जो राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था है वो उसके सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं। देखिए, वैसे तो हर प्रदेशों में किसी न किसी नाम से है। आज हम लोग भी छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख से ज़्यादा विवाहित हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको 1,000 रुपया प्रति महीना देते हैं। 21वां किस्त अभी 5 नवंबर को हमारे देश के आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट के कर कमलों से बटन दबा के उनके खातों में भेजे हैं। मध्य प्रदेश में भी लक्ष्मी लाडली योजना और भी प्रदेशों में कोई न कोई योजना के नाम से ही है और इससे निश्चित रूप से महिलाओं में एक आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। उनके हाथों में कुछ पैसे आ रहे हैं तो बहुत कुछ वो लोग कर पा रही हैं। जब हम लोग
कार्यक्रम में जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत खुश वो नज़र आती हैं और हम कई जगह पूछते हैं कि इसका आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो बहुत खुशी खुशी बताते हैं कि जब से आप 1,000 रुपया दे रहे हैं तब से हम अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं। 250 रुपया 300 रुपया प्रति महीना उसमें जमा करते हैं। कोई सब्जी भाजी का काम कर रही है बेचने का तो उसको बढ़ा रहे हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके 4-5 हज़ार रुपया महीना कमा ले रहे हैं। एक गांव तो ऐसा है सारंगढ़ का दानसरा गांव, वहाँ की महिलाएं सब चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण महतारी बंधन के पैसे से करवा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में इसका बहुत लाभ महिलाओं को हो रहा है। अब कहीं ना कहीं बिल्कुल पति पर वो आश्रित नहीं है कि मतलब 150 रुपया के लिए भी पति की तरफ देखना पड़े। तो ये सब आर्थिक सशक्तिकरण ये महतारी बंधन योजना से हुआ है। और ये बड़ी बात है, आर्थिक सशक्तिकरण अगर होता है महिलाओं का तो उनको ताकत भी मिलती है, उनको आवाज़ भी मिलती है और वो बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन क्या फिर ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगा क्या, या बन गया है? क्योंकि ऐसा भी तमाम लोगों का मानना है कि फिर तो जो सरकार है वो पैसे देगी, ट्रांसफ़र करेगी और वो एक बड़ा मोटिवेटर बन जाएगा आपके लिए वोट करने के लिए। तो क्या सभी सरकारें फिर जो जहाँ पर भी हैं वो यही करेंगे, यही तरीका अपनाएंगे चुनाव जीतने के लिए, और ये क्या एक बड़ा मुद्दा फिर बन जाएगा हर चुनाव में? अब देखिए, तो सब पार्टी चुनाव के पहले अपना अपना घोषणा पत्र बनाते हैं और उसमें क्या शामिल होता है वो समय पर स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जिसकी पूरे देश में हमेशा चर्चा होती रही है और अब एक अलग नज़रिए से चर्चा हो रही है, वो नक्सलवाद की समस्या है। और हम देख रहे हैं पिछले जिस तरह का आपने एक लक्ष्य रखा कि मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ से, उस दिशा में बहुत सा काम हुआ है, लगातार काम हो रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण है मार्च 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल करना? देखिए, दिसंबर 2023 में जब हम लोग सरकार में आए और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कि अगले महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पधारे और एक समीक्षा बैठक उन्होंने ली, तब हमको पता चला कि पूरे देश का नक्सलवाद का 77% हमारे छत्तीसगढ़ में बचा है। बाकी 23% नक्सलवाद जो पड़ोसी राज्य हैं 6-7 राज्य, उसमें थोड़ा थोड़ा बचे हैं। कहीं पर एक ब्लॉक, कहीं पर एक जिला, जिसमें आपका झारखंड है, आपका तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस तरह से 6-7 राज्यों में 23% थोड़ा थोड़ा बचा था, लेकिन 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के अंदर में बचा था। और इसका कारण ये था कि जो पिछली सरकार थी उस सरकार का सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला और मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी नहीं जा सकी। लेकिन जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने एक नई रणनीति के साथ और उन्होंने प्रण किया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उस रणनीति से हम लोगों ने काम शुरू किया। JTF जॉइंट टास्क फोर्स का गठन हुआ और जिस तरह से स्वयं गृह मंत्री जी कैंपों में जाकर हमारे जवानों के साथ बातचीत करना, उनके साथ भोजन करना, तो इससे उनका बहुत उत्साह बढ़ा। और एक तो जो बस्तर फाइटर्स हैं, आपके बस्तर का CRPF का बटालियन है, ये सब में हमारे स्थानीय लोगों की भर्ती हुई, जो आत्मसमर्पित नक्सली भी हुए, स्थानीय युवाओं की भर्ती हुई, तो वो भी इस लड़ाई में लीड किए। और इस तरह से एक अच्छी रणनीति के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही है और उसमें सफलता भी मिल रही है। और अभी तक ये 22-23 महीने में करीब 477 से ज़्यादा माओवादी न्यूट्रलाइज हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े माओवाद भी हैं, बसवराजू जैसे भी हैं। आज 2200 से ज़्यादा
आत्मसमर्पण भी किए हैं। करीब 1800 के आसपास गिरफ्तारी भी हुई है। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी बैठे हैं। ये कई प्रदेशों का भ्रमण करके एक अच्छी पुनर्वास नीति भी हम लोग बनाए हैं कि जो आत्मसमर्पण करेंगे उनके साथ सरकार अच्छा बर्ताव करेगी, उनके भविष्य के लिए सोचेगी। और उसका भी परिणाम है कि आज लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या बढ़ रही है और अच्छी पुनर्वास नीति हम लोग लाए हैं। और अब छत्तीसगढ़ में ये नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, इनकी कमर टूट गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना, मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। पुनर्वास की जो योजना है आपकी, उसके बारे में भी बात करेंगे, उस पर मैं आऊँगी। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत कुछ हासिल किया है आपने इन 22-23 महीनों में, क्योंकि तब जब अमित शाह जी ने कहा था तो लग रहा था कि बहुत महत्वाकांक्षी है, ये कैसे होगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं था कि इतनी आसानी से छत्तीसगढ़ से इस समस्या को दूर किया जाएगा। कितना मुश्किल सफ़र था ये, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है छत्तीसगढ़ की, जिस तरह की समस्याएँ हैं पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए, तो था बहुत मुश्किल। सफ़र कैसा रहा है ये इन 22-23 महीनों में आपके लिए, एक सरकार को चलाने के लिए और इस पूरे कैंपेन को चलाने के लिए? देखिए, चुनौती तो बहुत थी, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं, और ये खाली छत्तीसगढ़ की समस्या ये नहीं थी, राष्ट्रीय समस्या थी, तो इसका निदान भी आवश्यक था, जिसको हम लोग कर पा रहे हैं। और अब नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो बस्तर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जनजातीय बहुल क्षेत्र है, और पहले बस्तर जिला ही जब अविभाजित था तो केरल प्रांत से बड़ा वो जिला था, और वो स्वर्ग है। मतलब वहाँ पर वाटरफॉल्स बहुत हैं, कुटुम्बसर का गुफा है, खनिज संपदा है, वन संपदा है। लेकिन ये नक्सलवाद बहुत बड़ा बाधक था। अब इसके हटने के बाद वहाँ विकास की गंगा बहेगी। और हम लोग ये जानते हैं कि नक्सलवाद समाप्त करना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में विकास को भी हम लोग को पहुंचाना पड़ेगा, ताकि उस क्षेत्र की जनता का मोह बिल्कुल ही नक्सलवाद से हटे और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और इसके लिए लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और हम लोग नियत नेला नार, ये गोंडी भाषा में है, और इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। हाँ, आपका सुंदर गांव। तो उसके माध्यम से हम लोग सरकार की योजनाओं को अभी तक 327 गांव तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। वहाँ कभी सड़क बनाने के लिए लोग डरते थे, वहाँ सड़कें भी बन रही हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं। वहाँ पर पहले बंदूक की गोली की आवाज़ आती थी, आज स्कूल की घंटियाँ वहाँ पर सुनाई दे रही हैं। वहाँ पर अस्पताल खुल रहे हैं। पहली बार इस बार 15 अगस्त में कई जगह राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर फहराए हैं। राशन कार्ड वहाँ पर बनता नहीं था, राशन पहुँचता नहीं था, राशन कार्ड वहाँ पर पहुँचा पा रहे हैं। वहाँ पर दूरसंचार के साधन खड़ा कर पा रहे हैं। तो इस तरह से तेजी से विकास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग उस क्षेत्र के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम लोग बस्तर ओलंपिक कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। पिछले साल 1,65,000 पंजीयन हुआ था, इस साल करीब 3.25 लाख के आसपास पंजीयन हुआ है। हमने उसकी बात की अरुण जी से, हमारे साथ कुछ समय पहले बस्तर वो खेल मंत्री हैं, तो उनसे आपकी बात हुई होगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं उस पर हमारे साथ एक और मेहमान थे यहाँ पर जो नक्सली थे और अब मुख्य धारा में आ गए हैं, और उन्होंने एक बात कही जो बहुत अहम थी। उन्होंने कहा कि हमने कभी, जब हम थे माओवादियों के साथ, तो हमने कभी दीपावली नहीं मनाई, लेकिन जब हम मुख्य धारा में आए तो हमने पहली बार दीपावली मनाई यहाँ आकर। और अब वो एक तरह का जो बदलाव है वो दिखाई दे रहा है। आपने भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं उस पूरे क्षेत्र की, जो भौगोलिक रिचनेस है उसकी आपने बात की कि कितना रिच है वो पूरा इलाका, लेकिन क्या फिर वही अड़चन भी बन जाता है जब रिहैबिलिटेट करने की बात होती है लोगों को, या वहाँ तक विकास पहुँचाने की बात होती है, तो क्या वही बड़ी चुनौती भी है? देखिए, वैसे तो अब चुनौती उतनी चुनौती नहीं रह जाएगी, कहे कि चुनौती तो नक्सलवाद ही था। अब जैसा मैंने कहा कि हम लोग नियत नेला नार योजना के माध्यम से सारी सुविधाएं
सरकार के वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग पर्यटन को विशेष बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बस्तर में और सरगुजा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हम लोग जो नई उद्योग नीति बनाए हैं अपने प्रदेश का, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, तो पर्यटन को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। और मैं 1 मिनट बता दूं नई उद्योग नीति के बारे में। इतनी अच्छी है नई उद्योग नीति कि अभी तक हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन देश के अंदर में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अभी अहमदाबाद में कुछ दिन पहले ही इन्वेस्टर कनेक्ट किए थे। और विदेश की बात कहें तो जापान और साउथ कोरिया, वहाँ पर इन्वेस्टर कनेक्ट किए हैं। और 10 महीने हुए हैं नई उद्योग नीति को आए, लेकिन पौने 8 लाख करोड़ का निवेश हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और खाली निवेश ही नहीं मिला है, बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन और काम शुरू हो गया है। AI बेस्ड डाटा सेंटर का, और भी कई टेक्सटाइल, सब चीज़ धरातल में आने वाले हैं। और इसमें हमारे लाखों बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलने वाला है। हम लोग रोजगार पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। नई उद्योग नीति में एक तो कोई उद्यमी अगर वो अपने उद्यम में 1000 करोड़ का निवेश करता है या स्थानीय 1000 लोगों को रोजगार देता है, तो नई उद्योग नीति में विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था किए हैं। स्पोक नीति उसमें लाए हैं, तो उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में हम 4-5 लाख हमारे बेटा बेटियों को मतलब उद्यम के माध्यम से मतलब रोजगार दे पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे। क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बढ़े ही, लेकिन रोजगार पैदा हो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम नक्सलवाद की समस्या को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो तमाम नक्सलियों ने जब सरेंडर किया तो भूपेश बघेल ने कहा कि देखिए ये तो वही रास्ता है जो हमने दिखाया था, चाहे DRGO या कोबरा कमांडोज हो, ये सब तो हमने शुरू किया और यही रास्ता हमारा था, उस पर चल रहे हैं, तो हमारा भी योगदान है इसमें उतना ही। क्या है उनका योगदान? अब योगदान यही है कि 5 साल में 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था पूरे देश का। यही उनका योगदान है 5 साल का। एक और बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए है धर्मांतरण का मुद्दा, और ये बार बार समय समय पर उठता है धर्मांतरण का मुद्दा। अभी हाल ही में बिलासपुर में इस पूरे मुद्दे को फिर से वापस सुर्खियों में आ गया। ख़त्म करने के लिए ये भी कुछ देर पहले अरुण जी भी हमारे साथ थे, और लगातार ये बार बार बात होती है कि कानून और सख्त बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ एक तरफ कानून सख्त बनाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ से ये आरोप भी लगते हैं कि ये दखलंदाजी है किसी के व्यक्तिगत जीवन में। तो कैसे उसको बैलेंस करेंगे कि सख्त कानून हो, ज़बरदस्ती कन्वर्जन ना हो, वहीं दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की जो आज़ादी है वो भी बरकरार रहे? देखिए, हमारा ये देश धर्म निरपेक्ष देश है। व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकता है, स्वीकार कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अशिक्षा का लाभ लेके, प्रलोभन दे के, उनको बहला फुसला के अगर धर्मांतरण कराया जाता है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है और हम इसके विरोधी हैं। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई धर्म माने, उसके विरोधी हम नहीं हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके अशिक्षा को माध्यम बना के, बहला के, फुसला के, उसकी गरीबी को मतलब माध्यम बना के, चंगाई को माध्यम बना के अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है, तो इसके हम सख्त खिलाफ हैं। और प्रदेश में इसके लिए कानून पहले से है, उसको और कड़ा करने की आवश्यकता है। और अभी जो शीतकालीन विधानसभा का सत्र होगा, उसमें हमारा ये बिल विधानसभा में आने वाला है और इसके बाद ये कड़ा कानून बनेगा। यानी जो अभी है कानून, उसे और कड़ा कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल। लेकिन अब रोजगार की बात कर रहे थे, और हम जो छत्तीसगढ़ आगे आपका विजन है, जिस तरह का आप तरक्की चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हो, और उसका विजन डॉक्यूमेंट आपकी जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें भी दिखता है। राइस बोल कहा जाता है, चावल बाबा कहा जाता था रमन सिंह जी को, लेकिन अब वहाँ से हटकर एक नए तरह का विजन भी दिखाई देता है, जिसमें AI की बात हो रही है, जिसमें सेमीकंडक्टर की कंपनीज यहाँ पर लगाई जाए उसकी बात हो रही है, रोजगार युवाओं को नए तरीके का मिले इसकी बात हो रही है। तो ये अलग एक पहचान बनाने की कोशिश है छत्तीसगढ़ की?
जी बिल्कुल। ये है, धान का कटोरा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ है। आज 80% यहाँ के लोग खेती पर आधारित हैं, तो हम लोग खेती को भी आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए सिंचाई के साधन और बढ़ाने वाले हैं। और आज हम लोग किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 साल का बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का, 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का काम किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि सम्मान निधि, कृषक सम्मान निधि, उसके माध्यम से 6000 रुपया साल का देते हैं। तो इस तरह से और भी खेती को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। तो खेती को तो आगे बढ़ाएंगे ही, और खेती के साथ साथ हम लोग पशुपालन को बढ़ा रहे हैं, मत्स्य पालन को बढ़ा रहे हैं, कुक्कुट पालन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि हम लोग को किसान की आय को दोगुना करना है, तो उस दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी से समझौता किए हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से। और हम लोग बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में हम लोग लोगों को 2 रास गायें दे रहे हैं, देसी नस्ल की गाय, और पूरा एनडीडीबी वाले सहयोग करेंगे। उनके देख रेख में कोई बीमारी हो गई या फिर दूध का कलेक्शन, वो सब एनडीडीबी करेगा। तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण के क्षेत्र के लोग खेती के साथ साथ ये गोपालन में भी आगे जाएंगे, तो इसका लाभ होगा। और इस साल के बजट में हम लोग मत्स्य पालन, गोपालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, इस सब में बजट काफ़ी बढ़ाए हैं, ताकि सीधा सीधा इसका लाभ किसानों को मिले। 25 साल में, क्योंकि इतने लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही है, 17 साल, तो अभी तक छत्तीसगढ़ की तरक्की कहाँ तक पहुंची है और आगे कितना %? आप क्या नंबर्स अगर मैं देने के लिए बोलूं 10 में से, तो कितना लगता है आपको कि जो आपने सोचा था वहां तक कितना पहुंचे और अभी कितना बाकी आगे? अब नंबर देने का काम तो जनता करेगी और आप लोग करेंगे, मीडिया के लोग। लेकिन हम लोग तो काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हित में। अभी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ और करना बाकी है। जहाँ तक शिक्षा है, चिकित्सा है, इसको हम लोगों को और व्यापक करना है, दूरस्थ अंचलों तक पहुँचाना है। आज भी कभी कभार आज़ादी के 75 वर्षों में जब आप लोग बताते हैं कि वहाँ पर रोड नहीं है, झहुआ से मरीज को मतलब एम्बुलेंस तक पहुँचा रहे हैं, नाले में पुल नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है। कल ही मैं देख रहा था टीवी में, तो कोई एक ज़िला है तो वहाँ पर आज भी स्कूल भवन नहीं है। तो हम लोग को विशेषकर इस शिक्षा और चिकित्सा ये क्षेत्र में अभी भी भारी चुनौती है। इस पर हम लोग को बहुत आगे काम करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आने के लिए। बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ हासिल करना बाकी है छत्तीसगढ़ को, लेकिन जहां तक पहुंचा है छत्तीसगढ़ ने बहुत तरक्की की है और उम्मीद करते हैं कि जो आपका विजन है उसको आप ज़मीन पर उतार पाएं और उसी तेज़ी से आगे बढ़े छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।